अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी बंदी। स्टॉक मार्केट से स्टॉक मार्केट की भी बात होगी, इकॉनमी की भी होगी। 2 साल कारकर्दगी गवर्नमेंट की क्या रही, इकॉनमी के हवाले से उस पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत पॉजिटिव हैं। वो कहते हैं कि मईशत अब सही डगर पर चल चुकी है और इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है वो बेहतरी के आशारिये दे रही है। लेकिन आम आवाम इससे कुछ बरक्स कहती है। आम आवाम के लिए महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, गैस के बिल बहुत ज़्यादा हैं, बेरोज़गारी की शरह बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, महंगाई की शरह 8.5% से ऊपर जा चुकी है इस वक्त। हम ये सिर्फ 8.5%, 9%, 11% बताते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि चीनी 40 रुपये से ज़ायद बढ़ी इन 2 सालों में और इसी तरह आटे की कीमत 230 रुपये से ज़ायद बढ़ी 20 किलो के आटे के थैले पर। मुख्तलिफ रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम करार दे रही हैं, कहीं पर मुस्तहकम नहीं भी करार दिया जा रहा। जीडीपी की शरह जिसके बारे में हमेशा बात की जाती है, अगर जीडीपी ग्रोथ बेहतर होगी तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के वो तमाम शोबे जो इकॉनमी से जुड़े हैं वो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे होंगे। इस बार जीडीपी नेगेटिव रही, क्यों रही उस पर भी बात कर लेते हैं। जबकि जीडीपी पॉजिटिव से शुरू हुई थी, नेगेटिव पे इख्तिताम हुआ, इस गवर्नमेंट का फिर शुरू किया इन्होंने अब से। अब देखते हैं कहाँ जाती है। एसएनपी की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तार रेटिंग में बेहतरी की तो तस्दीक की गई, लेकिन डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर पर गिरावट की भी बात की गई है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की जानिब से। क्या वजूहात हैं, कैसे देखे 2 साल बिजनेसमैन तबके ने भी और हमारे इकोनॉमिस्ट ने भी, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है नईम सिद्दीकी साहब ने, माहिर मुआशियात हैं, और हमारे साथ मौजूद होंगे आरिफ हबीब ग्रुप के डायरेक्टर एहसन मेहनती साहब, और उनके साथ साथ असद नसीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान ग्लव्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। और इससे ज़्यादा असद नसीर साहब इकॉनमी पर बड़ी बेहतर ग्रिप रखते हैं, उनसे आज इस पर भी बात होगी। सबसे पहले रहीम साहब कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अरसान साहब, आपने सारी बातें तो कर दी, लेकिन 2 साल कारकर्दगी के मामले में अगर आप पूछें तो एक इशारिया पीटीआई गवर्नमेंट का जो है वो बहुत अच्छा है। जो उसका पॉजिटिव साइड है वो ये है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको बड़ा कंट्रोल किया गया है। 2018 में ये 20 अरब डॉलर छोड़ के गई थी पिछली गवर्नमेंट, तो पिछले साल को 10 अरब डॉलर हुआ और इस साल ये 3 अरब डॉलर है। ये तो है ऑल प्लस। लेकिन उसके बाद जो जैसे भी आपने जिक्र किया कि अवाम कितनी खुश हैं, तो जब हम उस तरफ आते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोग नॉर्मली देखते हैं कि बुनियादी ज़रूरियात की कीमतें क्या हैं। मतलब आटा कितने का है, चीनी कितने की है, पेट्रोल कितने का है, गोश्त कितने का है, रोज़मर्रा जो जनास है उसकी क्या वैल्यू है। वो जब आप उस तरफ जाते हैं तो वो इशारे मुस्बत नहीं है। मसलन अगर आप देखें तो आटा 32 रुपये से 52 रुपये हो गया। इसी तरह चीनी 55 रुपये से आज 100 रुपये 105 रुपये भी बिक रही है। तो 18 अगस्त 2018 को जब इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत का हलफ उठाया तो 2 साल में जो आपका कर्जा है, जो ये गवर्नमेंट बार बार एक बात कहती रही कि पिछली गवर्नमेंटों की वजह से हमें नुकसान हुआ। 14,000 अरब रुपया पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट छोड़ के गई, 30,000 अरब रुपया नून लीग की गवर्नमेंट छोड़ के गई। अब इस वक्त इन्होंने 4.3 ट्रिलियन रुपीस तक हम चले गए। सर कर्जा सर इस ये यानी कि 13,000 अरब ज़्यादा हो गया। 11,300 अरब रुपए कर्ज। हाँ, 13,000 अरब इन्होंने कर्जा जा दिया। इसी तरह बिजली जो थी वो उस वक्त बिजली की कॉस्ट तकरीबन 10 रुपये यूनिट थी, तो अब बिजली की कॉस्ट जो है ना वो 16 रुपये यूनिट है। और जो जब आप किसी जगह जाते हैं तो आपको बिजली 20 रुपये से ऊपर भी मिलती है। इसी तरह जब आप देखते हैं सर्कुलर डेट देखते हैं तो उस वक्त 1200 अरब रुपये थे, तो इस वक्त सर्कुलर डेट 2400 अरब रुपये चले गए। जीडीपी ग्रोथ एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो किसी भी मुल्क की इकॉनमी को रिफ्लेक्ट करता है कि उस मुल्क की इकॉनमी कैसी है। तो ये जब पिछली गवर्नमेंट गई तो हम देखते हैं कि 5.8 5 प्लस माइनस। अब यहाँ कोविड से पहले हमारी इकॉनमी क्रैश कर गई थी और 0.9% पे हमारा ग्रोथ रेट आ गया था, जो बाद में अब 0.04% पे है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पे अगर आप देखें तो हुकूमत के इशारे जो हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी 4 मिलियन से 8 मिलियन की अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। और इस कोविड की वजह से हमारा ख्याल है कि शायद खुद जो हमारे असद उमर साहब मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगी, तो उम्मीद की जा रही है कि 12 मिलियन तक अनएम्प्लॉयमेंट खुद कहा तक जा सकती। और फिर ये है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है उसमें खातिर खा इजाफा हो ही नहीं रहा, भाई इजाफा हो ही नहीं रहा। हम बातें ज़रूर करते हैं कि 6% बढ़ गई, 7% बढ़ गई। मैं ये कहता हूँ कि एक्सपोर्ट की ग्रोथ ये नहीं है जो आप सोच रहे हैं।
एक्सपोर्ट की ग्रोथ वो है जो इंटरनेशनल मार्केट में आपके पीएस कर रहे हैं, आपके बराबर के मुल्क कर रहे हैं या आपसे कमज़ोर मुल्क कर रहे हैं। उनकी ग्रोथ अगर आप देखें तो जैसे आप आपको बांग्लादेश के साथ और वियतनाम के साथ जब कंपेयर करते हैं कि उनके रिसोर्सेज क्या थे आज से 20 साल पहले और हमारे रिसोर्सेज क्या थे आज से 20 साल पहले, और आज वो कई फोल्ड ग्रोथ कर चुके हैं अपनी एक्सपोर्ट में, इकॉनमी। किसी भी मुल्क की ताकत उसका बैरूनी सरमाया है सर। बैरूनी सरमाया मैं चाह रहा हूं नहीं साहब, ये जो आपने बात की है ना इस पे थोड़ा और लंबा चल के भी बात करते हैं। मैं जरा एहसन मेहंदी साहब, सर कैसे हैं? ठीक, थैंक यू। एहसन साहब 2 साल कैसे देखे सर? स्टॉक मार्केट के लिए कैसे देखे? ओवरऑल क्या सिचुएशन रही? आपने कैसा देखा? मार्केट अब थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन जहां से मार्केट नीचे गिरी थी तो नुकसानात भी बहुत हुए थे। देखिए, रेमिटेंसेस तो इम्प्रूव हुई हैं और आई थिंक कि जो अब प्रोस्पेक्टिवली $2.7 बिलियन पर मंथ अब पाकिस्तान को अगर आ जाता है तो ये तो एक बहुत बेहतरीन अचीवमेंट है। और जाहिर है रेमिटेंसेस के अंदर जो है रुपये डिवैल्यूएशन का भी डिवैल्यूएशन होती है, तो जाहिर है रुपया ज्यादा मिलता है जो भी रेमिटेंसेस आती हैं। आई थिंक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी जब इम्प्रूव होता है तो रेमिटेंसेस बढ़ती हैं। स्टॉक मार्केट देखें तो पॉजिटिव क्लोज दे रही है और इंडिकेशन यही है कि जो जिस लेवल पर गवर्नमेंट ने जो है मार्केट लीड की उसी लेवल पर इवेंचुअली मार्केट आ गई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ इकोनॉमिक नंबर्स काफी वीक थे और जाहिर है जो करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर जो मामला थे ये फिगर जो है काफी ज्यादा आउट ऑफ हैंड नजर आ रहा था। करंट अकाउंट सरप्लस $424 मिलियन हो गया। ये फिगर जाहिर इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा एफर्ट किए एक्सपोर्ट नंबर्स को इम्प्रूव करने के लिए और जाहिर इंपोर्ट को कम करने के लिए। तो आई थिंक ये अचीवमेंट को जो है वो हम बिल्कुल ही जो है वो वीक नहीं कहेंगे। कोई जिस तरह से 3-4 जो ट्रेड बैलेंस को अगर हम देख लें या करंट अकाउंट सरप्लस को अब हम देख लें या फिर हम रेमिटेंसेस को देख लें तो आई थिंक कि उसको हमने अप्रिशिएट करना है। 3 रेटिंग एजेंसीज है S&P, फिच जो है उनकी तरफ जाहिर है पॉजिटिव स्टेबल आउटलुक की इंडिकेशन है और जो मामला थे करेंसी डेप्रिसिएशन के वो मोर एंड लेस जो है अब कंट्रोल में पिछले चंद दिनों से आ निकले। तो आई थिंक कि उसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन नंबर्स बहरहाल जो है वो 11.3 पर गए थे और अब 9.3 पर है। अगर मंथली भी देखा जाए तो फिगर काफी हायर साइड पर है, तो ये चैलेंज बहरहाल रहेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एक नेगेटिव पे चला गया था 3.5% और फिर उसके बाद अब हमने देखा कि वो 1.5% तक पॉजिटिव जाने की तवक्कुआत है आने वाले साल। ठीक है एहसन साहब, और भी 2-3 चीजें हैं जिस पर मेरा ख्याल है हमें आज बात भी करनी है। ये 2 साल आपने काफी सारी चीजें बेहतर भी बताई। मैं जो बेहतरी की चीजें हैं उसमें मजीद बेहतरी कैसे आएगी, उसका आवाम तक समरात कैसे पहुंचेगा, आपसे ये भी जरा जानना चाहूंगा। मैं असद नसीर साहब से भी थोड़ी सी बात करूँ। असद साहब, सर 2 साल आप इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, आप चेयरमैन हैं ग्लव्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के, कैसे देखें सर इंडस्ट्री के लिए 2 साल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, 2 साल ऑफ कोर्स डेफिनेटली नई गवर्नमेंट थी, नई टीम थी। इट हैड इन फैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट एज वेल, नेगेटिव एज वेल। अगर मैं पॉजिटिवली देखूं तो इन द लास्ट 1 ईयर देयर इज नो डाउट कि गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ट्राई कर रहा है कि एक्सपोर्ट हम किस तरह, इंडस्ट्री को किस तरह ग्रो करें, एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज करें। कोविड-19 के अंदर आई मस्ट अप्रिशिएट एंड पुट ऑन रिकॉर्ड कि अगर मैं एक्सपोर्टर्स के पर्सपेक्टिव में कहूँ तो आई थिंक पिछले 3-4 सालों के जितने रिफंड्स थे, LD के क्लेम्स थे, हमारे रिबेट्स थे, ड्यूटी ड्रॉबैक थी, तो हमारे कैश फ्लो को सस्टेन रखने के लिए गवर्नमेंट हेल्प अस आउट। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी जो है इंडस्ट्रियल मीटर्स के ऊपर भी कुशन मिला, तो दैट वाज पॉजिटिव साइड ऑफ इट। एटलीस्ट कोविड-19 जो कि बड़ा ही रिस्की टाइम था इंडस्ट्री के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, तो जितना जो हमारा कैलेंड ड्यू था पिछले 3-4 सालों से दैट वी गॉट। मेरा ख्याल है एहसन साहब से कुछ राब्ता मुनक़ता हुआ है, अभी थोड़ी देर में उनसे राब्ता करते हैं। मैं एहसन साहब, सर एहसन साहब जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके अंदर एक इशू भी बड़ा बना रहा, हम इंटरेस्ट रेट की बात करते रहे, पूरा साल आपसे डिस्कस होता रहा मुख्तलिफ हवालों से, इसको कैसे देखा सर और इसके असरात कैसे देखे? देखें, इंटरेस्ट रेट जो पहले 13.25% पर जो गया था उसके असर तो हमने देख लिए। मार्केट 52,000 से जो है 28,000, 27,000
तक भी जो है वो टच कर गई थी। फिर जब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया वो पॉलिसी रेट है उसको कट करके इन्फ्लेशन को डिसरिगार्ड किया, क्योंकि जाहिर है वो तो 11.3% पर चली गई थी और जाहिर है IMF प्रोग्राम में नॉर्मली इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्फ्लेशन ज्यादा होते हैं और 2 से 3% रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होता है। तो आई थिंक कि जो डिसरिगार्ड किया इन्फ्लेशन को और फिर जाहिर है पॉलिसी रेट को जो है वो कट करके 7% किया, तो उससे हमने देखा मार्केट 28,000 से जो है वो 42,000 की तरफ जो है वो गई। और आई थिंक कि जो उसके बाद जो CPI इन्फ्लेशन का डेटा है वो काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल था कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रेट को कट करने की जो डायरेक्शन थी उसके अंदर जो है वो एटलीस्ट हमने देखा कि वो रुक गई। अब गोइंग मैं एहसन साहब माजरत के साथ एक ब्रेक पर जाना है, वापस आएंगे तो आप यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, तीनों हज़रात हमारे साथ मौजूद है, वापस आएंगे तो यहीं से बात शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने से पहले एहसन मेहंदी साहब कुछ बात कर रहे थे, इन 2 सालों में इंटरेस्ट रेट के हवाले से क्या असरात मुरतब हुए, इंटरेस्ट रेट की कमी से क्या असरात मुरतब हुए, कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया इस गवर्नमेंट ने बिजनेसमैन के दरमियान और अपने दरमियान, फुकदान कैसा रहा राब्तों का, ये तो मैं असद नसीर साहब से जानूंगा। एहसन मेहंदी साहब, नईम सिद्दीकी साहब, असद नसीर साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन साहब आप कुछ फरमा रहे थे सर। हाँ देखिए, मैं ये कह रहा था कि अब इस वक्त जब हम IMF प्रोग्राम के अंदर जा निकले हैं और जाहिर है IMF प्रोग्राम में हमें जो डॉलर दरकार थे उनका $6.5 बिलियन का जो है प्रोग्राम था, उसमें कुछ पैसे अब रिटर्न हमें करने, तो हम ये नहीं समझ सकते कि हम जो है वो बालातर हो गए हैं और अब जो है वो हम जो पॉलिसी तरफ शिफ्ट करते हैं उसमें जाहिर है इन्फ्लेशन को हम मद्देनजर नहीं रखें। तो आई थिंक गवर्नमेंट के लिए कमिंग पीरियड के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो इन इंटरेस्ट रेट को सस्टेन करना होगा 7% के, जो अपेरेंटली नजर आ रहा है कि अब ये गिरने जो है वो एक ब्रेक लग चुका है। अब गोइंग फॉरवर्ड जो है चूंकि इन्फ्लेशन CPI इन्फ्लेशन काफी ज्यादा आगे 9.3% तक, तो इन्वेस्टर के एटलीस्ट तवक्कुआत हैं कैपिटल मार्केट में भी कि पॉलिसी रेट के अंदर ये जो है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आएगा वक्त के साथ। और जाहिर है जो गवर्नमेंट टारगेट है अपने वो तकरीबन 8.5% इन्फ्लेशन के FY 21 के अंदर। तो गोइंग फॉरवर्ड जो है काफी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होगा, जहां पर अगर रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव 1.5% पर जाते हैं वहां पर ये IMF प्रोग्राम नहीं चल पाएगा। तो आई बिलीव कि चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर जो है इन पॉलिसी रेट्स को जो है वो रिवाइज होना है। और जाहिर है हमने इनिशियल 20 से 30% जो है वो जो नेशनल सेविंग स्कीम है उनकी रेट्स बढ़ते हुए बढ़ाव देखा था। और जाहिर है आगे जाकर इन्फ्लेशन चूंकि अब हमने जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो 75 से फॉर एग्जांपल 100 रुपए पर कर दी थी, तो जाहिर है इनका इम्पैक्ट सारा नजर आएगा। तो जाहिर है जो पॉलिसी रेट है अगर उसके अंदर इंक्रीज आता है तो जाहिर है जिस मोमेंटम से मार्केट के अंदर तेजी देखी गई थी वो मोमेंटम अपडेटली जो है वो कम होते हुए हमें नजर आएगा और काफी ज्यादा चैलेंज रहेगा इन्फ्लेशन रेट को इन लेवल्स पर जो है वो सस्टेन करना। पर जाहिर है जो मार्केट 28,000 से 42,000 पर आई है उसमें मेजर रोल जो है वो इंटरेस्ट रेट की कट का था, जो हमने 13% से जो है वो 7% पर आते हुए देखा। और अब जब अगर इंक्रीज आता है इन्फ्लेशन रेट के अंदर जो नजर आया और फिर इंटरेस्ट रेट के अंदर इंक्रीज आता है तो जाहिर है मार्केट के अंदर कमी जो है वो देखी जा सकती है। दूसरा फैक्टर जो है वो हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी देखा कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तमाम जो टाइम पीरियड 2 साल का निकला है इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो नेगेटिव रही है। और अगर हम कंपेयर करें काफी कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज में तो वहां पर ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव साइड पर रहेगी। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर पाकिस्तान मार्केट दोबारा से जो है वो आए। और फिर जाहिर है जो हम इमर्जिंग मार्केट स्टेटस के अंदर जब हम आए हैं तो हमने यूजुअली देखा है कि मार्केट से जो है वो पैसा निकला है। तो आई थिंक ये एनवायरनमेंट काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इनिशियल स्कीम्स गवर्नमेंट की हमने देखा कि रोशन अकाउंट NRI जो अकाउंट जो है वो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए लाया गया। बट गोइंग फॉरवर्ड जो है काफी ज्यादा एपिटाइजर्स जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को देने पड़ेंगे टैक्स की रिबेट की फॉर्म में या फिर जो है वो अनाज क्वेश्चंस के फॉर्म में कि जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के बाहर से आए वो कैपिटल मार्केट का रुख रखे। और फिर जाहिर है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जिस तरह से मराहते मिली हैं इसी तरह से कैपिटल मार्केट के अंदर से नो क्वेश्चन आज की बेसिस पर जो है इन्वेस्टमेंट को हमने जो है वो इंकरेज करना है। और उसकी वजह ये है कि अगर हमने ये इंकरेज नहीं की इन्वेस्टमेंट तो बहरहाल हमें देखना है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है काफी ज्यादा जो है वो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट जो है वो साबित हो सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद रहे। डॉक्टर आरिफ हबीब ग्रुप हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं एहसन साहब ने। नईम साहब, मैं चाहूँगा ज़रा थोड़ा सा इस पॉइंट पर भी हमें बात कर लेनी चाहिए। सर्कुलर डेट आपने एक तरफ कहा, उन्होंने चैलेंजिंग सिचुएशन बताई, IMF का लोन हम भर है, FATF की तलवार हम भर है, इंटरेस्ट रेट सर बिजनेसमैन के लिए बड़ा मसला रहा। बिल्कुल सर, इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने कम किया और ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव था फॉर द बिजनेस कम्युनिटी। लेकिन मैं फिर बार बार एक ही बात कहूँगा आपको, मैं आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब बाई से रिमिटर, अभी उन्होंने कहा $2.7 मिलियन के रिमिटर है, ये वन टाइम रिमिटर, ये हर महीने हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। कोविड के बाद बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अभी बाहर से बहुत सारे लोगों की जॉब्स खत्म हुए हैं। वो जब नकल मकानी करते हैं तो सारा सरमाया उन्होंने अपना पाकिस्तान में शिफ्ट किया है, तो वो भी एक फैक्टर है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू अर्न मनी फॉर अ कंट्री। वन, कि आपकी एक्सपर्ट क्या बेचता है, सेकंड आपकी एक्सपोर्ट कितनी है, और थर्ड ये है कि आपके लोकल महसूलात कितने हैं। हम तीनों में नाकाफ़ी हमारी इनकम है। मतलब हम कह रहे थे कि हम 8,000 अरब रुपये टैक्स इकट्ठा करेंगे, कहाँ से करेंगे? हम तो 5,500 को भी 3,900 पे लेके आ गए, अब फिर उसको हमने 1,000 बढ़ा दिया। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें 2000 से लेके 2007 तक का जो दौर था, मैं नहीं समझता कि कोई भी बिजनेसमैन उसको कहेगा कि वो बुरा था। हर शख्स ने उसमें पैसा कमाया। अच्छा, मैं ये जो आपने टेन्योर बताया ना नईम साहब, मैं जरा वकास अब्रेज को भी इंट्रोड्यूस करवाऊं, फिर आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। मैं जरा वकास साहब ने हमें ज्वाइन किया, बैरिस्टर वकास अब्रेज टैक्सेशन एक्सपर्ट हैं और बिजनेस लॉ एक्सपर्ट हैं। उनसे जरा बिजनेस के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, 2 साल कारकर्दगी पर भी बात करेंगे। असद नसीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, नईम साहब भी हैं। नईम साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करें, मैं फिर असद साहब और मैं ये कह रहा था कि 2000 से 2008 का जो दौर था वो भी हमने देखा, और उस वक्त पाकिस्तान में बिजनेस बड़ा बूम पे था। उसमें पॉलिसी रेट 14.5% था, और उसके बाद जब बैंकों से लोन लेते थे 16-17% पे लोन लेते थे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इन्वायरमेंट आप कैसे अच्छी क्रिएट करती हैं, फैसिलिटेशन कैसे करती हैं, टैक्स लॉज कैसे बनाती हैं, लोगों को कितनी लीवरेज देते हैं, कितनी प्रिविलेज देते हैं कि वो अपना काम जो है बेहतर तरीके से कर सकें। जब तक आप इतने साल हो गए, बिजनेसमैन एक ही बात कहता आ रहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। आप कहती हैं कि जनाब बाहर से पैसा मंगाने के, हम कहते हैं बाहर से पैसा मंगाएं लेकिन अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा के, ताकि आपके मुल्क में जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़े। अभी देखें आप गंदम मंगा रहे हैं, अभी देखिए आप दालें मंगा रहे हैं, अभी आप देखिए चीनी मंगा रहे हैं। यार वो मुल्क जो एक जन्नत का टुकड़ा था, जिस हमारे पास 26 मिलियन टन गंदम की प्रोडक्शन, 5.5 मिलियन टन चीनी की प्रोडक्शन, हम उसके बावजूद उसको पूरा नहीं कर पा रहे और बाहर से हम गंदम मंगा रहे हैं। ये तो हमारे लिए मैं समझता हूँ कि बहुत शर्मिंदगी का मकाम है कि हम एक एग्रीरियन बेस्ड इकोनॉमी के होते हुए बाहर से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करें, हम दालें इंपोर्ट करें, हम चीनी इंपोर्ट करें, हम जो कि हम कर रहे हैं। दालें तो हम 21.4-7% के करीब इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सर ये आहिस्ता आहिस्ता आप कंजम्पशन ग्रोथ में जा रहे हैं, कंजम्पशन लेड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। आप पहले भी आपकी ग्रोथ इंपोर्ट बेस्ड थी। आपको सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त जो है इमरजेंसी, इकोनॉमिक इमरजेंसी की ज़रूरत है। आप जब तक वो नहीं लगाएंगे और आप लोगों को बुलाएं, स्टेक होल्डर्स को बुलाएं और देखें कि क्या बेहतर हम कर सकते हैं। मैंने एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आऊँगा तो असद नसीर साहब और वकास अब्रेज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस पर बात कर लेते हैं। असद साहब, मैं वापस आऊँगा तो ज़रा आपसे जानने की कोशिश करूँगा, जो टेक्सटाइल की बरामदात हैं उसमें 14.4% इजाफे का कहा गया जुलाई 2020 में। क्या हकीकतन हम टेक्सटाइल के शोबे में दोबारा कुछ पाँव अपने जमा पा रहे हैं या नहीं? इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले 2 साल कारकर्दगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, इस पर बात हो रही थी। असद नसीर साहब से मैं ज़रा कुछ बात करना चाह रहा था। असद साहब, सर आप कुछ पहले कह रहे थे जब आपका राब्ता मुनक़ता हुआ, 2 साल में सर क्या देखा, क्या सोचा, क्या पाया आपने बतौर इंडस्ट्री? कैसे रहे ये 2 साल? और फिर ये भी बताइएगा, हम बड़ा ज़बरदस्त सा एक सेक्टर जिसे बिजनेस जोन कहा जाए, गलत ना होगा, सियालकोट पाकिस्तान की GDP में अपना बड़ा हिस्सा डालता है। सियालकोट एक्सपोर्ट्स के लिए मशहूर तरीन है।
क्या ऐसा रहा कि सियालकोट भी बड़ी परेशानी का शिकार रहा? अब क्या सूरत हाल है सर? देखिए जी, थोड़ा सिचुएशन को हमें देखना पड़ेगा कि 2008 ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वाज इन डीप डीप क्राइसिस। चाहे हम उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहें, एनर्जी की सिचुएशन की बात करें, तो उसकी बाद अभी इन दोनों एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के बाद अभी वापस हम जो है कह लें बैक ऑन ट्रैक आ रहे हैं। इफ यू वुड आस्क मी, आई वुड से कि अभी भी हम अब स्टेट ऑफ वॉर से बाहर निकल रहे हैं और इनफैक्ट वी आर ऑन एट अ पॉइंट जहाँ पर अभी हमें उसको फिनिशिंग टच देना है। तो जहाँ तक आप इंडस्ट्री की बात करें तो देखें, कोई पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था, एनर्जी क्राइसिस ठीक ठाक थे, तो एक बड़ा चैलेंजिंग इश्यूज थे इस वक्त इंडस्ट्री के लिए। तो उसमें अगर स्पेसिफिकली मैं सियालकोट की बात करूँ तो आई वुड से कि एक्सपोर्टर्स हैव ऑलवेज ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि वो अपना एक पोजीशन लें इंटरनेशनल मार्केट में, और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हैं। और अगर आप मेरे से पूछे कोविड-19 मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए शायद एक ब्लेसिंग हो, सब्जेक्ट टू कि अगर जो है हम इससे फ़ायदा उठा लें। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बड़ी ओपन चाहिए, सपोर्टिव चाहिए, दे मस्ट फैसिलिटेट द इंडस्ट्रियलिस्ट। इस वक्त हमें एक इकोनॉमिक एमरजेंसी कह लें या उसको एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल एमरजेंसी की अशद ज़रूरत है। इधर हर स्टेक होल्डर, नॉट इवन एक्सपोर्टर्स, नॉट इवन लाइक मीडिया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, हर एक को मेक श्योर करना है कि वो अपना रोल प्ले करे। हमें एक नारा लगाना है बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी का। हमें कलेक्टिवली एफर्ट्स करने हैं अगर हमें इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाकर सारे टेबल्स ड्रास्टिकली टर्न करने हैं। देखें, जियो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन में इस वक्त चाइना से बायर्स कंफर्टेबल नहीं है बाय करने के लिए, नो मैटर वो यूएस है या यूरोप है। दैट ब्रिंग्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान, क्योंकि वो बड़ी अच्छी पोजीशन में इस वक्त। बट पॉइंट ये है कि क्या गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर पाएगी, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं अपनी कैपेसिटी बिल्डअप कर पाएंगे। अगर तो पॉलिसीज़ अच्छी हो जाती हैं तो आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी, लोकल इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी, आपकी जॉब्स भी क्रिएट होंगी, बिजनेस इज जस्ट रेडी टू कम। ऑल वी हैव टू प्रूव इज कि क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि हम दुनिया की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। आपने क्वेश्चन पूछा था टेक्सटाइल का, तो बिल्कुल एक्सपोर्ट सर्च कर रही हैं, और रीज़न उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि नाउ एवरीवन इज़ नॉट कंफर्टेबल गेटिंग थिंग्स फ्रॉम चाइना। अब क्या पाकिस्तान उसमें से शेयर ले लेगा, क्योंकि देखिए पीपी सूट्स हैं या बाकी सारी चीज़ें, उसमें डेफिनेटली टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बड़ी हैं। ग्लव्स में भी हमें इंक्वायरीज आ रही हैं जिसमें उनको चाहिए, और स्पेशली एसेंशियल्स चाहिए, नाइट्राइल ग्लव्स हैं, सर एक स्पोर्ट्स ब्रांड, मैं एक असद साहब, एक स्पोर्ट्स ब्रांड ने सियालकोट में जो रेडीमेड गारमेंट्स है उसको बड़ा एक ऑर्डर दिया, क्या वो भी इसी का हिस्सा है, ये जो हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हुई शो कर रहे हैं? जी डेफिनेटली। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि एनर्जी क्राइसिस कवर अप हो गए तो उसका आफ्टरमैथ साल 2 बाद आना था। हमारी टूरिज्म बढ़ रही है, लोग कंफर्टेबल हैं पाकिस्तान से डील करने में, और ट्रेड रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी कंपैरेटिवली बेटर है, जिससे देखिए इट्स को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस, आप अकेले तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो अगर लाइक आप को एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपके अच्छी फॉरेन पॉलिसी चल रही है, आपके इंटरेक्शंस बढ़ रही हैं, आपके कनेक्शंस बेहतर हो रहे हैं, तो मोर कनेक्शंस मीन्स मोर मनी। तो उसमें वी आर ऑन ट्रैक, बट एट द सेम टाइम इस टाइम पे अगर जैसे कहते हैं ना कोविड-19 में मुझे क्राइसिस से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में केसेस कंट्रोल में हैं। तो आई सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज सब्जेक्ट टू कि सारे पाकिस्तानी 20-22 करोड़ पाकिस्तानी ये मिशन बना लें कि येस बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। हम अपनी कंजम्पशन के अंदर मेक श्योर करेंगे कि हम सिर्फ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूज करें, और जो भी हम बनाएं अच्छा बनाएं और उसको एक्सपोर्ट के मोड पर लेकर जो आप बात कर रहे हैं ना, ये असद साहब जो बात आप कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं हमारी पॉलिसी से, जो तिजारती पॉलिसी होती है। हमारे पास ट्रेड पॉलिसी कोई नहीं है। मैं वकास अब्रेस को भी ज़रा सा इन करूँ इस बात में। वकास, तिजारती पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, वजारत तिजारत ने और टाइम मांग लिया तिजारती पॉलिसी के लिए, पहले ही कोई नहीं थी, 2 साल पूरे हो गए गवर्नमेंट के। इन 2 सालों में ज़रा तिजारती पॉलिसी बगैर बिजनेस लॉ के पूरी नहीं हो सकती। टैक्सेशन के हवाले से लॉज अगर मुरतब ना किए जाए तब भी तिजारती पॉलिसी पूरी नहीं हो सकती, मुकम्मल नहीं हो सकती। कैसे देखा 2 सालों में आपने? आपके पास तो बहुत सारे केसेस आते रहते हैं तिजारत से रिलेटेड, ये बिजनेसमैन से रिलेटेड, टैक्सेशन से, FBR से रिलेटेड। देखिए मेरा ये मानना है कि प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर फाइंडिंग अराइवल टू डेस्टिनेशन। अनटिल अनलेस यू डू नॉट प्लान थिंग्स यू कैन नेवर परफॉर्म देम।
और हमारी हुकूमत अपने इब्तदाई 2 साल में जब इनको प्लानिंग करने की जरूरत थी या अपना विजन कौम के सामने रखने की जरूरत थी, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज अपनाने की जरूरत थी और आवाम की सहूलियत की, और स्पेशली हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारी सनतो हरसा से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, इनके लिए फ्लेक्सिबल लॉज बनाने की जरूरत थी जो इनको फ्रेंडली बिजनेस एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करे। और जिसकी हाँ सब बात भी करते थे हमेशा कंटेनर पे खड़े होके कि हम जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला दूसरे ममालिक में जो लोग हैं ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, बल्कि दूसरे जो लोग हैं फॉरेनर्स हैं वो भी पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज लगाएंगे, यहाँ पे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी, चांसेस होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो कागज के फूल हैं जिनमें से अभी तक खुशबू नहीं आई और हमारे इंडस्ट्रियल है, हमारी मौशियत इस वक्त ऑक्सीजन पे है। मैं कुछ हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि सियालकोट के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जिस तरह से साहब बात कर रहे थे, वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पूरे मुल्क का अगर हम इनका मुआवजा करें या कंपैरेटिवली एनालिसिस करें तो बदकिस्मती से जो जीडीपी थी वो भी मंफी में चली गई। देखिए जब भी मुश्किल हालात आते हैं कौमों पे तो वहीं पे सबसे बड़ा ट्रायल और टेस्ट पीरियड होता है किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी रियासत के लिए। यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर, वहां पे वो ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जो चीजें गवर्नमेंट के स्फेयर्स में आती हैं कि मीनिंग देयर बाय कि आप जो फंड के हवाले से या टैक्सेशन लॉज के हवाले से बिजनेसमैन को जो रिलीफ दे सकते हैं, बदकिस्मती से वो भी नहीं दे सके। आप जो हमारा जो सेल टैक्स है उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सके, इनकम टैक्स की नॉर्मलीज को खत्म नहीं कर सके। लिहाजा हमारा जो इस वक्त बिजनेस सेक्टर है they are suffering from very doleful and dreadful condition, और इनको इस क्राइसिस से बाहर लाने के लिए गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। अभी रिसेंटली आप देखें जो फैक्टअप के तहत जो एंटी स्मगलिंग लॉज के हवाले से, एंटी टेररिज्म लॉ के हवाले से और जो दफाए पाकिस्तान में ये जितनी भी तरमीम की, बजाय इसके कि ये एक बैलेंस लॉ बनाया जाता, क्योंकि लॉ की ऑथेंटिसिटी है, क्वालिटी हम एक चीज से डिटरमिन करते हैं कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ये मैसेज के इस्तेमाल में कितना बेहतर है। ये 2-3 जो इम्प्रूवमेंट्स की गई है एंटी स्मगलिंग लॉ के हवाले से, इसने हमारी बिजनेस कम्युनिटी को परेशान करके रख दिया है। वो वकास मैं एक चूंकि वक्त की कमी है, मैं चाहूंगा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं असद साहब से भी इस पे एक कमेंट लूं और फिर नईम साहब कभी। असद साहब आप इससे एग्री करते हैं? अच्छा, मैं वकास आप शॉर्ट सी मुझे ये बता दें कि फैटिफ के हवाले से क्या हमारे लिए कोई बेहतरी होने जा रही है, कोई हो सकती है? देखिए लॉ जो है दे मस्ट बी मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 180 दिन का रिमांड प्रपोज किया जा रहा है और इसके साथ साथ बिजनेसमैन को एयरपोर्ट्स पे जो डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा वो बहुत बड़ी मुश्किलात और हर्डल्स इनके लिए क्रिएट करेगा कि इनका ठीक है। बहुत माजरत के साथ वकास, बहुत शॉर्ट टाइम रहा और आज की डिस्कशन बहुत लंबी थी, हम बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करना चाह रहे थे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। असद नसीर साहब आपका शुक्रिया, वकास अब्रेज खान आपका भी शुक्रिया, नईम सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखिए।